अब बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे स्वाति के माता पिता। वो दोनों वहाँ से जहाँ पर वो स्वाति की परेशानी को लेकर गए थे वहाँ से वो वापस हुए और वक्त गुजरा। स्वाति से अब कोई बात ना करे, वो अब सुनती ही नहीं थी किसी की। सभी परेशान थे उसको लेकर। एक आदमी की तलाश जारी थी और मिल गया एक आदमी। उसने पैसे लिए मोटे और चल पड़ा उनके साथ उनके घर। उसकी सेवा की गई, खिलाया पिलाया गया और तब उसने लड़की को देखने के लिए कहा। ले गए उसको, कमरा खुलवा दिया गया। उस आदमी ने कुछ सामान जो वो लाया था वो स्वाति के कमरे में जैसे ही रखा तो उसमें आग लग गई। बड़ी मुश्किल से बुझाई वो आग। उस आदमी ने अब लड़ाया मंत्र और जैसे ही स्वाति का माथा छूने चला वैसे ही एक लात पड़ी या घूंसा पड़ा उसके मुंह पर। जबड़ा टूट गया उसका, दांत बाहर निकल पड़े टूट कर। न चिल्लाते बने न बोलते बने। ले जाया गया उसको अस्पताल। उसका जबड़ा 4 जगह ही टूटा था। शुक्र था कि दिमाग तक चोट नहीं पहुंची थी, नहीं तो मर ही जाता वो। उसमें मंत्र सब धरे रह गए। अब क्या किया जाए? घर में शादी थी और शादी आने वाली थी नीरज की। अब करे तो क्या करें? रात को उसके कमरे से आवाजें आती, रोशनी दिखती दरवाजे से, रोशनदान से। जब दरवाजा खुलवाते तो कुछ नहीं रहता। और बीतता गया समय। ब्याह भी हो गया नीरज का। स्वाति ना गई। भाइयों ने बहुत इंतजार किया, नहीं गई तो नहीं गई स्वाति। इस तरह 2 और आए ऐसे आदमी जो उसका इलाज करना चाहते थे। सभी फूट फाट के चले गए। अब घर का माहौल बिगड़ने लगा। वे अब ना बुलाते किसी भी परिजन को। मानसिक दुख होता सभी को। और स्वाति अपने आप में मस्त, कभी खाया कभी नहीं। अपनी मर्जी से बात करती, अपनी मर्जी से बात ना करती। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अपने कमरे में बंद रहती। वो सहरा घूमती, पहाड़ों पर घूमती, हाटों में जाती, जहाँ कहती वहाँ ले जाया जाता उसे। जो खाना होता झट से हाजिर। लेकिन एक बात, समय काफी हो चला था। स्वाति अप्सरा समान सुंदर दिखती थी। रूप यौवन सर चढ़ के बोलता था, लेकिन अपने आप में मस्त। इसी तरह तलाश चलती रही। और तब नीरज के ससुर साहब ने इसी विषय में शर्मा जी से बात की। उन्होंने मुझे बताया, मैंने मिलने के लिए हाँ कह दी। उनसे मुलाकात हुई। स्वाति के माता पिता जी आए थे। मैंने सारी बात सुनी। वो रोने लगे थे दोनों। बहुत दुखी थे वो। देखा नहीं जाता था जब कोई माँ बाप ऐसे रोते हैं तो। मैंने जल्दी ही चलने का कह दिया उनको। सारी बात सुन ली थी। कुछ सवाल जवाब भी किए। एक एक बात पर गौर किया। देखना लड़ाई हो सकती थी, किसी ने कुछ किया करवाया हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे स्वाति से मिलना था। उससे मिले बगैर कोई भी कदम उठाना सही नहीं था। वो इतवार का दिन था और सुबह 11 बजे थे। हमें लेने स्वाति के पिताजी आ गए थे। हम बैठे गाड़ी में और चल पड़े स्वाति के घर। हम जा पहुंचे स्वाति के घर। जैसे ही मैंने कदम रखा घर में, मुझे इबार जिन्नाती खुशबू की महक आई। मैं रुका और इबार की वो खुशबू भीनी भीनी सी वहां पर मौजूद थी। अब मैं समझ गया था कि जरूर एक जिन्नाती मामला है, और ये भी कि मुझसे पहले वो आदमी आए थे यहाँ, वो क्यों मार खा के गए हैं। अब देखना ही था कि वो जिन्नात किस तबके से है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, जिसके फेर में ये लड़की स्वाति पड़ गई है। हम अंदर आ चुके थे। बैठे पूरे घर में इबार की खुशबू फैली थी। मैंने वहाँ तभी कलुष मंत्र जागृत किया और नेत्र किए पोषित, अपने भी और शर्मा जी के भी। छोटा बैग अपने साथ में ही रखा था, ये जरूरी भी था। अभी तक सभी यहाँ से मार खा के गए थे, इसलिए स्वाति के माता पिताजी अभी भी संशय में ही थे। मैंने उनको ढाढ़स बंधाया, चिंता ना करने की सलाह दी। ले चलिए स्वाति के पास, मैंने उनसे कहा। तभी वो बोले आइए, और हम चल पड़े उसके कमरे तक। पहुंचे और स्वाति को आवाज दी। उसने दरवाजा खोला और पहली बार मैंने उस स्वाति को देखा। बेहद सुंदर लड़की है वो। उसका बदन ऐसा सजीला और यौवन से भर गया था कि जो एक बार देखे सो देखता रह जाए। आंखें ऐसी सुंदर की नजर हटे ही नहीं। रंग रूप बेहद गोरा था, हाथ लगाओ मैली हो, ऐसी है स्वाति। उसने हमें देखा और आने दिया अंदर। उसे एतबार था फैजान पर। अब तक कुछ ना हुआ तो अब क्या होगा। कनखियों से देखा, मुस्कुराई वो बिस्तर पर जा बैठी और हम वहीं कुर्सियों पर उसके पिताजी के साथ बैठ गए। उसके पिताजी को मैंने बाहर भेज दिया। वो बिस्तर पर बैठे हमें देख रही थी और मैं उसके हाव भाव को देख रहा था। उससे कोई डर ना था कैसा भी। स्वाति नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा उनसे। तो उसने कहा हाँ। और उसका? मैंने उससे पूछा तो वो चौंक गई, आंखें चौड़ी की और पूछने लगी किसका पूछ रहे हैं आप? मैंने पूछा तुम्हारे उस आशिक जिन्नात का। मैं जानता हूँ स्वाति उसके बारे में भी। ये जानकर वो थोड़ा परेशान हुई, ना बोली कुछ भी। मैंने पूछा उससे बताओ मुझे, तो उसने कहा चले जाओ यहाँ से। उसे गुस्सा आ गया था मेरे सवाल सुनकर। तुम बता दोगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बुला लूंगा उसे। मैंने उससे कहा। वो थोड़ा परेशान हुई, मैं यही चाहता था। मैंने कहा उससे बुलाओ उसे, जाओ यहाँ से। वो जोर से चिल्लाकर बोली सुन लड़की, आराम से सुन, तू बुलाती है या मैं ही बुलाऊं उसको? मैंने उससे इतना कहा और वो खड़ी हो गई और मैं भी खड़ा हुआ, चला उसकी तरफ, रुका पास जाकर। बुलाती है या? मैंने उसे थोड़ा धमकाया। वो थोड़ा और परेशान हुई। ठीक है, मैं ही बुलाता हूँ। मैंने उससे कहा मैं जानता था कि कोई भी जिन्नात किसी भी पराये मर्द को हाथ नहीं लगाने देगा किसी भी सूरत पर उसे, और यही तोड़ था मेरे पास। मैंने एक ही झटके में उसके बालों को पकड़ लिया, उमेट दिए। उसने हाथ पांव चलाए अपने, लेकिन उसका सर ऐसे मोड़ा था मैंने कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। शर्मा जी खड़े हो गए थे और तभी हमारी कुर्सियां घिसट चली। वो पलंग हिलने लगा। आया एक हवा का तेज झोंका अंदर।
हाजिर हुआ, मैंने छोड़ दिया उसे। मकसद पूरा हो चुका था मेरा। झट से लपक कर उसके सीने से जा लगी स्वाति। मैंने पहली बार उसे देखा था उस दिन। बेहद खूबसूरत है वो भी। काले कुर्ते में था वो, नीली आंखें, सुनहरे बाल, घुंघराले, चौड़ा सीना और मजबूत जिस्म के सभी बाल भी सुनहरे थे। अपने सीधे हाथ में एक अंगूठी पहने हुए था वो। नीला सा पत्थर जड़ा था उसमें। हल्की सी दाढ़ी और मूछें भी थी, वो भी सुनहरी। नीचे सलवार नीले रंग की, पाँव में जूतियां सुनहरी रंग की और उस पर सोने का काम हुआ था। स्वाति उसके कंधे से भी नीचे थी, आधी छाती तक ही। उसके दोनों कंधों को एक ही बाजू से ढका हुआ था उसने। स्वाति कोई गुड़िया सी लग रही थी उसके सामने। चले जाएं आलिम साहब, गुजारिश है, वो बोला मुझसे। मैं तो सन रह गया। उसकी महबूबा को एक तरह से मैंने तंग ही किया था, लेकिन वो बजाय गुस्से के गुजारिश कर रहा था। जान गया था मेरे इल्मात के बारे में। उसने इज्जत बख्शी थी मुझे और मेरे इल्मात को। मैं इसलिए सन रह गया था। पहली नज़र में मुझे वो एक भला और नेक जिन लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उससे पूछा। उसने कहा फैजान नाम है मेरा आलिम साहब। तो मैंने उससे पूछा कहाँ से हो तुम? फिर वो कहने लगा मैं यमन से हूँ, यमन के सहरा से। वहाँ से ताल्लुकात है हमारा। क्यों, इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो तुम? मैंने उससे पूछा। पीछे नहीं पड़े आलिम साहब, ऐसा क्या आप हमारी मोहब्बत को नाजायज़ ना ठहराएं। वो बोला। बेहद नज़ाकत से बात कर रहा था वो एक एक अल्फाज जैसे छन के आता था उसके मुंह से। कैसी मोहब्बत फैजान? ये मोहब्बत कहाँ है? सिर्फ इसके जिस्म से मोहब्बत है तुम्हें, मैंने उससे कह दिया। उसने ये सुन अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। जिस्म से हमने मोहब्बत नहीं की, आप अपने अल्फाज वापस लें। हमने इनके वजूद से मोहब्बत की है। वो बोला। तो मैंने उससे पूछा कैसा वजूद फैजान? हम आदमजात मिट्टी हैं और तुम आतिश। अब भला क्या मेल? कैसे जायज़ हुई ये मोहब्बत? काश कि हम आदमजात होते। तभी फैजान ने कहा काश कि हमें कोई जिन की जगह ना जानता। इसका हमें अफसोस है। आप हमारा यकीन माने आलिम साहब, मिट्टी बनकर ही हम इनसे मोहब्बत करते हैं। वो आदमजात बनने को भी राजी था। ये सच में मोहब्बत थी या फिर महज जोश? उसने मुझे मजबूर किया सोचने पर। मैंने उससे पूछा कौन से जिन्नात हो तुम फैजान? हम ताहेला हैं, वो बोला। और मैंने कहा ताहेला? अव्वल किस्म के जिन होते हैं ताहेला, बेहद ताकतवर, बेहद तालीम याफ्ता, खलील के बराबर, यूं कहें उससे भी जरा ऊपर। यमन, जॉर्डन आदि देशों में ये रहते हैं। ये मददगार जिन हैं। कई रेगिस्तानी कबीले इनको बेहद मानते हैं। मैंने उससे कहा फैजान? तो उसने कहा जी फरमाइए। जरा सा सोचो तुम, मैंने उसको बोला इशारा करके। मैंने उससे कहा देखो तुम ताहिरा हो, तुम्हें एक से एक महबूबा मिलेंगी तुम्हारी ही किस्म में, कोई कमी नहीं, और वो जायज़ भी है। ये एक आदमजाद है, इसके कायदे कानून अलग हैं तुमसे। इसे वहाँ कोई नहीं कबूलेगा और तुम्हें भी यहाँ कोई नहीं कबूलेगा। मैंने उससे कहा तो वो कहने लगा बजा फरमाया आपने आलिम साहब, हम आपकी बात नहीं काट रहे। जो आपने कहा ठीक कहा, लेकिन हम एक दूसरे को कबूल हैं और यही मोहब्बत है। ये कोई मोहब्बत नहीं है, मैंने उससे कहा। तो उसने कहा तो आप बताएं क्या है? ये ज़बरदस्ती है इस लड़की के साथ, ये असरात में है, मैंने उससे कह दिया। तो उसने कहा नहीं आलिम साहब, कोई असरात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने कहा देखो तुम कितना भी नकारो, ये ज़बरदस्ती है फैजान, तुम्हें मानना ही पड़ेगा फैजान। वो चुप हुआ, सर पर हाथ फेरा स्वाति के और चूम लिया सर उसका। वो सच में बेपनाह मोहब्बत करता था उससे। तभी फैजान मुझसे बोला एक बात कहें, आप अगर इजाज़त दें तो। मैंने कहा ज़रूर फैजान, कहो। वो मोहतरवा तनवी साहिबा और वो जनाब खलील, उनका क्या? पूछा उसने और ताड़ गया था वो। मैं जानता था वो जिक्र करेगा इसका, कर दिया। मैंने कहा देता हूँ जवाब इसका भी। जी, वो बोला। मैंने उसको असरात से जुदा रखने को कहा था, रखा गया, और खलील से मेरा कॉल बंधा था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। तो वो कहने लगा आलिम साहब हम भी तो यही कह रहे हैं। मैंने पूछा क्या? इन पर कोई असरात नहीं है, ये इनकी मर्जी से ही है। तो मैंने उससे कहा तुम नहीं जानते, शायद ये जानबूझकर अनजान हो। फिर वो बोला हम बखूबी जानते हैं। मैंने उससे पूछा एक बात जानते हो तुम? तो उसने कहा जी बताएं। मैं चाहूँ तो तुम चाहकर भी इससे नहीं मिल सकते। फैजान कहने लगा जानते हैं हम। मैंने पूछा फिर भी डर नहीं लग रहा तुम्हें? उसने कहा नहीं, मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता। कमाल था, मुझे दोबारा हैरत में डाल दिया था फैजान ने। कैसे डर नहीं फैजान तुम्हें? एक वजह है, वो बोला और मुस्कुराते हुए बोला था। मैंने उससे पूछा कैसी वजह? तो उसने कहा आप नेक दिल इंसान हैं, इसलिए डर नहीं लग रहा। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि अब वो मुझे पूरी तरह नाप चुका था। उसने मेरी सारी आदतें और कुव्वतें देख ली थी, मुझे ही मेरे अंदर तुलवा दिया था उसने, उसका ऐसा यकीन मेरे ऊपर। मैंने कहा नहीं फैजान, मुझे इंसानी कायदे के लिए ऐसा करना होगा। वो कहने लगा आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूछा ऐसा यकीन है तुम्हें? उसने कहा ऐसा नहीं आलिम साहब, पक्का यकीन। तब उस स्वाति को लिटा दिया बिस्तर पर, आराम से, जैसे किसी गुड़िया को लिटाया हो बिस्तर पर, और फिर देखा मुझे मुस्कुराते हुए। हम 4 बरस से इनकी मोहब्बत दिल में पाले हुए हैं आलिम साहब। मैंने उसको जवाब दिया कि ये बेबुनियाद मोहब्बत है। वो मुस्कुराया और कहने लगा आपके लिए बेबुनियाद ही सही आलिम साहब, हमारे लिए हमारे वजूद के मायने हैं। आवाज़ में दम था उसकी,
बोलने में दृढ़ संकल्प था, आत्मविश्वास था और उसकी मोहब्बत उसके लिए उसका वजूद थी। मुझे ये बात बहुत अंदर तक डरा गई थी और फैजान पर कुछ विश्वास भी आया। जिद्दी होना उसका स्वभाव होता है, ये तो फितरत है उनकी, और जिस पर रुजू हुए तो समझो गुलाम हुए उसके, कुछ भी कर गुजरेंगे वो उसके लिए। और जिस पर गुस्सा हुए तो ऐसा खाना खराब करेंगे कि अच्छे से अच्छा आलिम भी चक्कर खा जाए, सुलझाए ना सुलझे। और यहाँ तो मोहब्बत थी, अब इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी एक जिन के लिए। और तभी एक और खुशबू उठी वहाँ और हाजिर हुई एक जिन्नी, बला की खूबसूरत, नकाब नशी चेहरा, झीनी हरी नकाब, बाल सुनहरे, जिस्म बला का खूबसूरत, सर पर बैंगनी रंग का एक कपड़ा बंधा हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी और रंग दूध सा सफ़ेद, आंखें हरी आग सी लगने लगी उसमें, और देखने में उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे आग जल रही हो। उसका हुस्न ऐसा तेज तर्रार कि छूते ही उसे खुद ही लहूलुहान हो जाए कोई भी इंसान। मैं तो देखता ही रह गया। उसने आते ही फैजान की बाजू पकड़ ली और देखने लगी मुझे। ये हईजा है आलिम साहब, हमारी छोटी बहन। उसने तभी मुझे उससे मुखातिब करवाया। उसने मुझे देखा और सर हिलाया अपना। और हईजा, ये आलिम साहब हैं, नेक दिल इंसान है बेहद। उसने मेरा तारुफ हईजा से करवाया। ऐसा बोलता था वो तो मैं अंदर से दरकने लगता था। मैं उन्हें अलग करने आया था, उनका मेल बढ़ाने नहीं। तभी मैंने उससे कहा, आप जाएं हईजा, तो वो चौंक पड़ी। जाएं, ना इन्हें कोई खतरा है और ना मुझे, इत्मीनान रखें, मैंने उनसे कहा। तो हईजा ने कहा, जी मैं चले जाती हूँ। तभी फैजान बोला, जी आप जाएं हईजा, परेशान ना हो। फैजान ने भी उसे कह दिया था। हईजा को देखते हुए हईजा मुस्कुराई और हो गई गायब। अब आगे आया वो मेरे सामने, मेरे से भी लंबा था वो, बेहद गोरा, जिन्नाती खूबसूरती का मालिक था वो। उसने कहा, जनाब एक दरख्वास्त है शर्मा जी से। मैंने बोला, फरमाएं। वो बोला कि शर्मा जी, हम ज़रा वक्त लेंगे आलिम साहब का, ज़रा अकेले हो सकेंगे हम। उसने पूछा। अब शर्मा जी ने मुझे देखा और मैंने इशारा किया उन्हें जाने का। वो चले गए बाहर और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आप बैठ जाएं इत्मीनान से, फैजान बोला। मैंने शुक्रिया किया उसका और बैठ गया। अब संजीदा हुआ वो मुझे देखा, फिर स्वाति को देखा, सर पर हाथ फिराया उसने। हम बखूबी जानते हैं आलिम साहब कि आप किस लिए आए हैं और आप ऐसा कर भी देंगे, हम मानते हैं। देखिए आप आलिम साहब, हमें अपनी परवाह नहीं, हम पत्थर बन जाएंगे, गुमनामी में वक्त काट लेंगे अपना। इनकी यादें बहुत है हमारे लिए, एक एक लम्हा इधर कैद है। और इसने बोलकर सीने पर हाथ रखते हुए फिर स्वाति के सर पर हाथ रखा उसने। हम तो अपनी मोहब्बत का इजहार ही ना करते, बस एक नज़र इनको अपनी नज़रों में रखते। हमारी बहनें ही ना मानी आलिम साहब, नहीं तो हम कभी ना आते। और आलिम साहब, हम इतने भी कमज़ोर नहीं, हम आपके संग इल्माती जंग लड़ें, और ना ही इतने ओछे हैं कि हम आपको दौलत और शोहरत वगैरह की पेशकश करें। वो बोला। कितना सुलझा हुआ था फैजान, एक एक अल्फाज में सच्चाई, कोई लाग लपेट नहीं, साफ गोई। उसकी साफ गोई का जैसे मैं उसी लम्हे कायल हो गया था। कितनी मोहब्बत करता था फैजान उससे, यही मैं सोच रहा था। इंसानों में इतनी मोहब्बत अब बची ही कहाँ है। मैं अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था फैजान और स्वाति की इस मोहब्बत को देखकर। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।